नमस्कार मित्रों, आज आपसे हिंदी आलोचना पर चर्चा होने वाली है। हिंदी आलोचना यानी शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना और शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के हिमालय हैं। शुक्ल जी की केंद्रीयता में ही हिंदी आलोचना विकसित हुई है। हम लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी के ही मतों का खंडन मंडन है। आपको ज्ञात है कि आलोचना किसी कृतिकार या कृति के साहित्यिक मूल्यांकन की सर्वमान्य विधा है। समीक्षा या आलोचना मुख्यतः दो प्रकार की प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। प्रथम सैद्धांतिक और दूसरी व्यावहारिक आलोचना। प्रथम प्रकार की आलोचना में काव्य शास्त्रीय मापदंडों का निर्माण किया जाता है। द्वितीय प्रकार की आलोचना में सिद्धांतों के आधार पर किसी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है। सैद्धांतिक समीक्षा से ही व्यावहारिक समीक्षा संभव हो सकती है, क्योंकि साहित्यिक प्रतिमानों के अभाव में किसी भी रचना का यथार्थ मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। रसवादी आलोचक किसी भी कृति का मूल्यांकन करते समय उसकी अनेक निष्पत्तियों की रससम्मत व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा पद्धतियाँ भारतीय रसवादी आलोचना परंपरा का स्पष्ट निदर्शन कराती हैं। जब बाह्य परिवेश और सामयिक प्रभावों के कारण किसी रचना की अंतर वस्तु में परिवर्तन आने लगता है तो व्यावहारिक समीक्षा से ही सैद्धांतिक समीक्षा का जन्म होता है। हमारी आधुनिक आलोचना पद्धतियों का जन्म व्यावहारिक समीक्षा पद्धति के द्वारा ही हुआ है। जब कविता अनेकानेक शास्त्रीय आग्रहों से मुक्त होकर सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को अपना वर्ण वस्तु बनाने लगी तो रचनाओं में व्यापक परिवर्तन आने लगा। अतः उनकी समीक्षा में भी नई प्रवृत्तियों का स्फुटन हुआ। हिंदी आलोचना परंपरा में सैद्धांतिक, व्यावहारिक और उभयधर्मी आलोचक हुए हैं। उभयधर्मी यानी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों आलोचना बुद्धियों से संपन्न आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी जैसे आलोचकों ने हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा को उत्कृष्ट स्थान पर बैठाया तो शिवदान सिंह चौहान, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने व्यावहारिक समीक्षा को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उपस्थिति को हिंदी आलोचना का आधार मानते हुए इसके तीन भाग किए जा सकते हैं: शुक्ल पूर्व समीक्षा, शुक्ल युगीन समीक्षा और शुक्लोत्तर समीक्षा। हिंदी आलोचना का शुक्ल पूर्व युग समीक्षा संबंधी अनेकानेक काव्य वृत्तियों के पनपने और विकसित होने का युग है। मध्यकाल में कबीर, तुलसी, घनानंद ठाकुर की काव्य पंक्तियों में भी काव्य समीक्षा जैसी कई मान्यताओं का प्रतिपादन होता है, किंतु व्यवहारिक अर्थों में हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक जैसा निबंध लिखकर हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का प्रतिपादन किया। आलोचना के विकास का माध्यम इस काल की पत्रकारिता बनी। इस कारण भारतेंदु के कई पत्र जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रतीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की आनंद कादंबनी इस काल की आलोचना पद्धतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ प्रकाशित होता था।
जिसके द्वारा हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हुआ है। इसी स्तंभ में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा प्रकाशित हुई। इसको आप मान सकते हैं कि यह हिंदी की पहली व्यवहारिक समीक्षा है। तदुपरांत इसमें नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की गईं। इसी कालखंड में हिंदी के आरंभिक साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें अनेकानेक साहित्यिक कृतियों की व्यवहारिक समीक्षा के प्रारंभिक स्वरूप का दर्शन होता है। इस समय की हिंदी समीक्षा में राष्ट्रीयता, नैतिकता, उपयोगितावाद के अनेकानेक रूपों का दर्शन किया जा सकता है। द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना में प्रसार की दृष्टि से सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक थे। उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में इतिवृत्तात्मकता और नैतिकतावादी आदर्श मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। कालिदास, भवभूति, तुलसी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों को महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने रीतिकालीन कविता की कठोर आलोचना की। भाषाई आलोचना के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में अद्वैत स्थापित करने का प्रयास किया। तुलनात्मक आलोचना इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना से प्रारंभ किया था। तदुपरांत मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक आलोचना को विस्तार प्रदान किया। लाला भगवान दिन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की पारस्परिक रूप से तुलना करते हुए एक दूसरे को उत्कृष्ट सिद्ध करने का प्रयास किया। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों की महत्वपूर्ण आधारशिला रखते हैं। आज की हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा से प्रेरणा प्राप्त करती है। उन्होंने समस्त भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का गहन अनुशीलन किया और समसामयिक साहित्य पर समाज के प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया। तदुपरांत सबके सम्यक स्वरूप का आधान करते हुए उन्होंने हिंदी आलोचना का एक विशाल भवन तैयार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर जिस प्रविधि का अत्यधिक प्रभाव पड़ा उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक कहा जा सकता है। भारतीय रसवाद, पश्चिमी विधेयवाद और लोकमंगल का स्पष्ट प्रभाव शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि पर है और यही प्रभाव उन्हें प्राचीन भारतीय रस परंपरा के नवीन अर्थों में व्याख्या की बौद्धिक क्षमता देता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांसा में वे लिखते हैं कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय रसवादी विवेचन को लोकमंगल की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने रस विवेचन में साधारणीकरण के सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कविता क्या है तथा काव्य में रहस्यवाद जैसे निबंधों में भारतीय सैद्धांतिक समीक्षा के कई नए मापदंडों की स्थापना की। कविता को भावयोग मानते हुए इसे भारतीय ज्ञान योग और कर्म योग के समानांतर प्रतिष्ठित करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही आलोचना बुद्धि का माध्यम बना है। उन्होंने कविता में बिंबों को अत्यधिक महत्व दिया और कहा कि कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता है, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में स्पष्टता को अधिक महत्व देते हैं, प्रतीकात्मकता और रहस्य परकता को सिरे से खारिज करते हैं और इन्हें काव्य के लिए आवश्यक नहीं मानते। काव्य की दृष्टि से लोक मंगल की साधनावस्था को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि के केंद्र में है। सिद्धावस्था को उन्होंने साहित्य की दूसरी श्रेणी में डाला। व्यावहारिक आलोचना शुक्ल जी की आलोचना बुद्धि का एक पक्ष है। जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी व्यवहारिक समीक्षा बुद्धि के प्रमाण हैं। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में रसानुभूतिपरक रचनाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना शुक्ल जी की रचना दृष्टि का महत्वपूर्ण पक्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्षवादी दृष्टि से भक्ति आंदोलन के उद्भव की समीक्षा की और भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण से उत्पन्न हताशा का परिणाम बताया। उन्होंने तुलसी की साहित्यिक रचनाशीलता, जायसी के सर्वव्यापी रहस्यवाद, सूर्य की भाव प्रेरित वक्रता, अलंकार प्रियता और कबीर के सामाजिक महत्व की प्रशंसा की और इन सबों की साहित्यिक उपादेयता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। आधुनिक साहित्य पर शुक्ल जी ने गंभीरता से विचार किया है और उसकी भविष्य दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत की है। द्विवेदी जुगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषागत अनुशासन को हिंदी साहित्य के अनिवार्य आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया है। रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता के कारण वे छायावादी साहित्य की कठोर आलोचना भी करते हैं। साहित्य की कई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन देश, काल और वातावरण के आधार पर करते हुए जायसी के प्रेम और भावात्मक रहस्यवाद को वे अभारतीय सिद्ध करते हैं, तो तुलसी को भारतीय प्रेम पद्धति का पूर्ण प्रतिनिधि मानते हैं। देश की साहित्य की प्रतिष्ठा उनके बुद्धि के केंद्र में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद और कविता के क्षेत्र में निराला का है। उन्होंने पहली बार साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से मुक्त करते हुए शुद्ध रसवादी सैद्धांतिक आधारों पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय मापदंडों के साथ साथ अंग्रेजी समीक्षा के अनेकानेक प्रतिमानों का समुचित रूप से समन्वय करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समीक्षा शास्त्र की सृष्टि की है। हिंदी साहित्य में दीर्घकाल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति का अनुकरण करते हुए अनेकानेक विद्वानों ने अपनी व्यापारिक और व्यावहारिक आलोचना को विस्तार प्रदान दिया। शुक्ल युगीन अन्य आलोचकों में बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम अन्यतम है। बाबू श्याम सुंदर दास ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा पर समन्वित विचार करते हुए अकादमिक समीक्षा के लिए साहित्यालोचन नाम की एक सुंदर पुस्तक का निर्माण किया। उन्होंने समकालीन गद्य विधाओं पर भी गंभीरता से विचार किया है। बाबू गुलाब राय ने छायावादी दर्शन पर विचार करते हुए सिद्धांत और अध्ययन नाम की सुंदर समीक्षा कृति की रचना की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन आलोचना पर विशेष काम किया है। विहारी की वाग विभूति और वाग विमर्श जैसे ग्रंथों की रचना की। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों का प्रयोग करते हुए सैद्धांतिक समीक्षा का विवेचन अपनी पुस्तक जीवन के तत्वों में किया। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की उपलब्धियां भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में
रस सिद्धांत के निदर्शन में भरत मुनि, अभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ जैसे आचार्यों ने रस निष्पत्ति विषयक काव्य शास्त्रीय मतों की सुंदर व्याख्या की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन आचार्यों द्वारा प्रवर्तित रस संप्रदाय को आधुनिक आधारों में और आधुनिक अर्थों में व्याख्या करते हुए उसे लोक मंगल से जोड़ा। रसवाद की रूढ़ियों का परिहार करते हुए उसकी तार्किक व्याख्या की और साधारणीकरण जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। रस की लोकोत्तर व्याख्याओं का खंडन करते हुए उसे लौकिक रूप में ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान की। हृदय की मुक्तावस्था को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस दशा बताया और कवि हृदय को किसी प्रकार की सीमा में बंधने का निषेध किया। लोक की समस्त प्राणियों के साथ संपृक्त रहने वाले व्यक्तियों को ही रस दशा प्राप्त हो सकती है और रसानुभूति लोक जीवन से संपृक्त है, यह शुक्ल जी की मान्यता है। और इसी आधार पर वे काव्य की दो कोटियां बनाते हैं, आनंद की साधनावस्था का काव्य और आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। आनंद की साधनावस्था का काव्य लोकमंगल का जनक होता है। रामायण, महाभारत और रामचरितमानस इसके उदाहरण हैं। इन महाकाव्यों के नायक लोक जीवन के मध्य अपना चारित्रिक प्रकर्ष करते हैं। उनका नायकत्व समाज के मध्य लोक रक्षार्थ संघर्ष करते हुए चारुत्व की प्राप्ति है। ये काव्य लोक मंगल के जनक हैं। ऐसी काव्य परंपरा भारतीय साहित्य की मूल धारा है, ऐसी शुक्ल जी की मान्यता है। द्वितीय प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक रंजन का काव्य कहा, जिसके उदाहरणों में वो आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, रीतिकालीन काव्य को स्थान देते हैं। कल्पना के माध्यम से रूप विधान का आधान करने वाले काव्य को प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृत रूप विधान जैसे कोटि में बांटते हुए वे कहते हैं कि लोक कल्याणार्थ उत्साह, क्रोध, करुण और माधुर्य भावना का सहज स्फुटन काव्य से होता है। क्रोध करना सही नहीं है, किंतु राम के द्वारा रावण पर किया गया क्रोध लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वह संसार की रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय करते हुए साहित्यालोचन और रूपक रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। उनकी दृष्टि में साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों विचारों का यह अच्छे भंडार है। उन्होंने काव्य में भावों के महत्व को स्वीकार किया है, किंतु उनकी दृष्टि में हिंदी की निर्गुण काव्य धारा के प्रति एक साहित्यिक आस्था सदैव रही है। बाबू गुलाब राय की अपनी कोई निजी साहित्यिक मान्यता नहीं है, फिर भी साहित्य में एक प्रकार के निश्चित सत्य के निरूपण का वे आग्रह करते हैं। वे काव्य में किसी प्रकार के अतिवाद को ग्रहण नहीं करते और साहित्य की समीक्षा दृष्टि को यथासंभव एकांकी होने से बचाते हैं। सिद्धांत और अध्ययन साहित्य के रूप नामक दो ग्रंथों में उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताओं का विवेचन किया है। रस के मनोवैज्ञानिक और तार्किक विवेचन पर पहली बार बाबू गुलाब राय ने व्यवस्थित तरीके से काम किया। उन्होंने सौंदर्य बोध की व्याख्या करते हुए लिखा कि मेरा सौंदर्य बोध बड़ा व्यापक है। भाव सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य और कर्म सौंदर्य तीनों ही इसके व्यापक क्षेत्र में आते हैं। सौंदर्य में विषय गतता को प्रधानता देता हुआ भी व्यक्ति की रुचि की देन को ही मैं महत्ता देता हूँ। उन्होंने काव्य के सौंदर्य के विषयीगत, विषयगत और उभय रूपों की व्याख्या की है। इस प्रकार मध्ययुगीन आलोचना दृष्टि से अलग शुक्ल युगीन आलोचना इतिहास, परंपरा
युग चेतना, लोक दृष्टि, मनोविज्ञान, शास्त्रीयता, सहज संवेदनीयता, उपयोगिता और तुलना आदि के तत्वों की व्यापक आधारभूमि तैयार करती है। उसमें शोध, अनुशीलन, व्याख्या, विवेचन और निर्णय की समन्वित प्रक्रिया लक्षित होती है। इस काल के अन्य प्रमुख आलोचकों में चाहे वो श्याम सुंदर दास हों, बाबू गुलाब राय हों, इन सभी ने हिंदी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का पथ प्रशस्त किया। ऐसा माना जा सकता है कि हिंदी में शुक्ल युगीन आलोचना हिंदी आलोचना का स्वर्ण काल है और कालांतर में विकसित होती हुई आलोचना इसी काल के आलोचनात्मक प्रतिमानों की क्रिया प्रतिक्रिया में विकसित होती है। हिंदी आलोचना के केंद्रीयता में ही शुक्ल युगीन आलोचना को पढ़ना हिंदी आलोचना के साथ न्याय करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।